बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा लेक्चर गैशियस स्टेट ऑफ मैटर में से तीसरा लेक्चर है और ओवरऑल चौथा लेक्चर है हमारा पीपीएससी के सिलसिले में। सबसे पहले गैस के जनरल प्रॉपर्टीज़ पे हम बात कर लें। नॉन मेटल्स गैशियस फॉर्म में पाई जाती हैं लाइक फ्लोरीन और क्लोरीन, जबकि दूसरी अहम प्रॉपर्टी गैस की है कि इसका ना तो फिक्स शेप है और ना ही वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में उसको हम लिखते हैं। गैसेस जो हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, और इसके अलावा जो अहम बात उनकी लो डिफ्यूजिबिलिटी और थर्मल एक्सपेंशन उनका लो होता है। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी इनकी सबसे ज़्यादा है। ये कंप्रेसिबिलिटी इनकी सबसे ज़्यादा है, मीन इनके मालिक्यूल में बड़ी स्पेसेस होती हैं जिस वजह से उसको प्रेस किया जा सकता है। उसके बाद गैस का प्रेशर मैनोमीटर से फाइंड किया जाता है, और एयर का प्रेशर जो है वो बैरोमीटर से निकाला जाता है। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। वेपर और गैसेस का जो प्रेशर है वो मैनोमीटर से जो है उसको मेजर किया जाता है। उसके बाद कुछ प्रेशर के यूनिट्स हैं, ये मैं आपको एक फ़ाइल भी सेंड करूँगा, उसके अंदर भी होंगे। ये कौन कौन से हैं? एटमॉस्फेयर है 180 m इज इक्वल टू 760 टॉर्स। टॉर में भी 760 के इक्वल है, और मिलीमीटर मरकरी में भी ये 760। हाँ, मिलीमीटर की बजाय सेंटीमीटर आए तो आपने 760 की बजाय 76 कर देना है, यानी 10 टाइम्स कम। और ये 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है 1 एटमॉस्फेयर। ये स्टैंडर्ड प्रेशर इसको कहा जाता है। तो ये इन्होंने 2 का लिखा हुआ है मिलीमीटर पर की टॉर, और 1,01,325 या जो भी इन्होंने ये वैल्यू लिखी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। उसके बाद स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर किसे कहते हैं? 180 m प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का यूज़ किया जाता है। गैसेस की डेंसिटी लो होती है। ये एक दफ़ा MCUs आ गया था, ग्राम पर DM क्यूब में इसको मेजर करते हैं। लिक्विड सॉलिड की जो डेंसिटी होती है उसको ग्राम पर CM क्यूब में मेजर करते हैं, इसको ग्राम पर DM क्यूब में लेते हैं। उसके बाद गैस बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ अ वेपर। गैस जो होती है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जो है वो वेपर फॉर्म में होती है। तो इसमें एक याद रख लें, वेपर गैस में बुनियादी फ़र्क इधर लिखा भी है कि वेपर वो गैशियस फॉर्म है जो कि सॉलिड और लिक्विड से हम तैयार करते हैं। जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड गैशियस फॉर्म में जाता है उसे हम कहते हैं वेपर फॉर्म, जबकि गैशियस फॉर्म रूम टेम्परेचर पर होती ही गैस फॉर्म में है। तो वेपर स्टेट कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, वाइल गैशियस स्टेट कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आपने वेपर को जस्ट लिक्विफाई करना है तो आपको जस्ट प्रेशर इंक्रीज करने की ज़रूरत है, तो वो वापस आ जाता है अपनी असल फॉर्म में। जबकि जो असल फॉर्म गैस है उसको आपने लिक्विड सॉलिड बनाना है तो टेम्परेचर को भी डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अब एक बड़ा ट्रिपल पॉइंट वो होता है जो ऐसा टेम्परेचर जिस पे तीनों स्टेट्स गैस, लिक्विड, सॉलिड उस सब्सटेंस की पाई जाए, उसे ट्रिपल पॉइंट। जैसा वाटर का ट्रिपल पॉइंट तकरीबन 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इन्होंने कुछ लिखा भी है, इसका वाटर का ट्रिपल पॉइंट 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम आते हैं गैस लाज की तरफ। गैस ला में बॉयल्स ला है। बॉयल्स ला की जो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। न्यूमेरिकल हल करने के लिए इस फॉर्म को हम सहारा लेते हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं, P1 V1 P2 V2। तो इसमें से 3 दी होती हैं, एक फाइंड करनी है, तो ये आपको आ सकती है। डिफरेंशियल फॉर्म बॉयल लॉ की, डिफरेंशियल फॉर्म से मुराद होता है कि यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उससे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फ़र्क पड़ता है। एक छोटी सी स्मॉल चेंज लेके आए ना आप वॉल्यूम में, तो उससे प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है इस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसके लिए ये है। अब ग्राफ इसके बॉयज़ लॉ के क्या है? मेन हम जो करवाया जाता है ग्राफ, एक ये वाला करवाया जाता है।
प्रेशर वॉल्यूम को ले लें एक्स एक्सिस पर, एक को वाई एक्सिस पे ले लें, फिर ये ग्राफ कराया जाता है कि प्रेशर को एक्स एक्सिस पे ले लें और पी वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है और सीधी लाइन आती है। और तीसरा ये ग्राफ होता है जिसमें आप प्रेशर का रेसिप्रोकल लेते हैं, वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो ये डायरेक्ट आती है लाइन। और अगर आप प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लें यानी यू लें पी और 1/v, तो फिर ये लाइन यूँ आती है जो टेम्परेचर बढ़ाने पर आहिस्ता आहिस्ता वाई एक्सिस की तरफ चली जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में टेम्परेचर बढ़ाने पर ना जो स्ट्रेट लाइन है उसने प्रेशर एक्सिस की तरफ जाना है। अगर प्रेशर आपने इधर लिया है तो उसने इस तरफ को चले जाना है। और अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो आपका वी और पी का है, तो इसकी लाइन यूँ आएगी, यानी यूँ। इस ग्राफ का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये T1 पे है, तो T2 पे थोड़ा ऊपर आएगी, अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। तीसरी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लाइन ऊपर आ जाएगी, यानी अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस लाइन आएगी हाई टेम्परेचर पर। तो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास, ये बॉयल्स लॉ में से ना ग्राफ आपको आ सकता है कि कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयल्स लॉ को, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ सकती है। चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका भी आप देख लें कि अगर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम हो V0, अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री कर देते हैं तो कितने वॉल्यूम में इजाफा होगा? V0 प्लस 1/273 ऑफ V0, यानी इसी वॉल्यूम के 273वें हिस्से के बराबर। अगर आप 2 डिग्री बढ़ा देते हैं तो ये 2/273, 3 डिग्री बढ़ाते हैं 3/, यानी हर डिग्री बढ़ाने से इस वॉल्यूम का 273वां हिस्सा वॉल्यूम ऐड कर देंगे। तो इसके लिए उन्होंने ये एक फार्मूला दिया है, आप ये देख सकते हैं कि अगर ये वाला फार्मूला कि किसी भी टेम्परेचर वॉल्यूम इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T/273, ये फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। और हर डिग्री पर कितना वॉल्यूम बढ़ जाता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से 0 डिग्री वाले वॉल्यूम का 273वां हिस्सा इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ होता है। बाकी ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये आपको PDF फाइल भी आ जाएगी। और ये उसकी फॉर्म है जिससे न्यूमेरिकल होने हैं V1/T1 = V2/T2। इसमें आपको दिया होगा 3 चीज़ें दी होंगी, चौथी फाइंड करनी है। अच्छे तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पर याद रहे टेम्परेचर आपने केल्विन में पुट करना है, टेम्परेचर आपने केल्विन में लेना है, जबकि पीछे दूसरे फार्मूले में आप इस फार्मूले में आप टेम्परेचर सेंटीग्रेड में पुट कर सकते हैं, इस फार्मूले इधर। तो ये फार्मूला जो बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का ये वाला फार्मूला है जो मैंने अभी बताया है, यहाँ टेम्परेचर आपने केल्विन में लेना है। अब ये इनके ग्राफ को हम आइसोबार कहते हैं। अच्छा, बॉयल्स लॉ के ग्राफ को हम आइसोथर्म कहते हैं क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी होता है, जबकि इसके ग्राफ को हम कहते हैं आइसोबार क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। तो ये ग्राफ है जी, ये वाला ग्राफ है इनका। बाकी आप ग्राफ चाहे इग्नोर, इन दोनों को कर लें बस, ये ऊपर नीचे वाले जो, बाकी इसको चाहे इग्नोर कर दें। इन दोनों को देखें तो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको समझ आ गया रिलेशन। दूसरा ये है कि अगर आप 0 डिग्री ये वॉल्यूम लेते हैं ना आप, यहाँ टेम्परेचर सेंटीग्रेड में लिया हुआ है, तो 0 टेम्परेचर हुआ ना जब एक्स एक्सिस पे, तो वॉल्यूम कुछ ना कुछ था। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, ये बॉयल्स लॉ का ट्रेंड आ गया। लेकिन आप अगर उसी ग्राफ को पीछे को करें एक्स्ट्रा प्लॉट, यानी इस तरफ को, तो एक्स एक्सिस को ये एक पॉइंट पर काटेगा, उस पॉइंट पर देखना एक्स एक्सिस की कितनी रीडिंग है, वो होगी -273। इसका मतलब होगा इस टेम्परेचर पर, हाइपोथेटिकली ये बता रहा है इस टेम्परेचर पर कि वॉल्यूम ज़ीरो हो सकता है। उस हाइपोथेटिकल टेम्परेचर को कहते हैं 0 केल्विन। तो 0 केल्विन कितने के बराबर होता है? 0 केल्विन इक्वल टू होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या -459 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 0 केल्विन। एब्सोल्यूट स्केल, ये जो मैंने अभी बताया कितने के बराबर होता है 0 केल्विन, और उस पर एक्चुअली ना वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हाइपोथेटिकली होता है, यानी असल में वॉल्यूम उससे पहले चीज़ गैसेस जो सारी ना हो जाती हैं कांस्टेंट, वो लिक्विड में चेंज हो जाती हैं।
अब चार्ल्स लॉ की तरह ही एक गैर लॉजिक लॉ है जिसमें प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ये वाली बात इस नाम याद कर लें। और उसके बाद इनका दूसरा रिलेशन ये वाला है P1/T1 इक्वल टू P2/T2 और इनका ये ग्राफ है। और याद रखें जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो प्रेशर कांस्टेंट करें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद एवोगाड्रो लॉ आता है। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट आ सकती है कि अगर आप टेम्परेचर प्रेशर दो गैसेस के सेम रखते हैं और तीसरी चीज़ उसका वॉल्यूम भी सेम हो तो उसके एन भी सेम होंगे। तीन चीज़ें सेम कर दी ना आपने, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, तो उसके नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मालिक्यूल भी सेम हो जाएंगे। ये है एवोगाड्रो लॉ। मोलर वॉल्यूम कितना हम लेते हैं 22.4 लीटर एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी कहते हैं और 1 ATM प्रेशर। उसके बाद एवोगाड्रो लॉ जो है उसने एवोगाड्रो नंबर वहाँ से निकाला गया, इतना होता है एवोगाड्रो नंबर, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। अब जनरल गैस इक्वेशन जो बनती है वो ये है PV = NRT। इसकी मुख्तलिफ फॉर्म देखिएगा, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म देखिएगा। एक ये हो गई। अब n नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल होते हैं गिवन मास ओवर मोलर मास, तो लिहाजा हमने n की जगह W/m पुट कर दिया, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो ये आ गया हमारे पास। और मोलर मास इसके बराबर होता है, तीसरी फॉर्म बन गई। और अगर वॉल्यूम को उधर ले जाए यानी P हो जाए N/V/RT, तो N/V जो है वो कंसनट्रेशन के बराबर है, फिर ये फॉर्म आ गई। और अगर डेंसिटी मालूम करनी हो तो आप क्या करते हैं, W/m, यहाँ से W/V को आप कह लें ये डेंसिटी है, तो आपके पास ये फॉर्म आ गई। तो डेंसिटी होती है PM/RT। तो ये वाला। अब R जनरल गैस कांस्टेंट, R की वैल्यूज़ आती हैं, मैं आपको फ़ाइल भी शेयर करूँगा, उसके अंदर भी जो है ये सारी वैल्यूज़ मौजूद होंगी। R जो है वो ये वैल्यूज़ हैं। अगर आप, क्योंकि R की वैल्यू डिपेंड करती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, क्योंकि R PV/NT है। तो R की वैल्यू प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के यूनिट्स पे डिपेंड करती है, आप किस में ले रहे हैं। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम dm³ में हो तो R की वैल्यू ये होती है, लीटर में हो यानी। और अगर SI यूनिट हो तो दूसरे वाली वैल्यू होती है। और अगर जो है आप जॉल को कैलोरी में बदलें, एक बड़ा अहम रिलेशन है, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.18 जॉल के इक्वल होता है। तो फिर R की वैल्यू तकरीबन 2 होती है, 2 कैलोरी। तो R की मुख्तलिफ वैल्यू। इसी तरह K होता है जिसको कहते हैं हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K की वैल्यू कितनी होती है इसको भी आप, और ये किसके बराबर होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट ओवर एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है K। अब जनरल गैस इक्वेशन की एक और फॉर्म है जो न्यूमेरिकल के काम आती है, कि ये न्यूमेरिकल और एक इससे न्यूमेरिकल होता है कि आपने अगर मोलर मास किसी गैस का निकालना हो तो फिर ये तरीका है, डेंसिटी निकालनी हो तो ये तरीका है, और अगर मुख्तलिफ कंडीशंस दी हों किसी एक कंडीशन को निकालना हो तो फिर ये वाला तीसरा आखिर वाला फार्मूला है। नेक्स्ट है जी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि अगर एक स्पेस में आपके पास 3 गैसें हैं 1 2 3, तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो उन सारी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा। ऐसा नहीं होगा कि कम या ज़्यादा हो जाए टोटल प्रेशर, लेकिन प्रोवाइडेड गैसेस डोंट रिएक्ट विद ईच अदर, गैस रिएक्ट ना करती हूँ। अब हमारे पास NH3 और HCl जैसी गैसें आ जाएँ जो आम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रही हैं, तो वो उनके लिए डाल्टन लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये सवाल इसमें से आ जाता था, डाल्टन लॉ किन के लिए अप्लाई होगा किन के लिए नहीं। फिर इसका रिलेशन आ जाता होता है। तो ये रिलेशन ये है कि मिक्सचर का प्रेशर इज इक्वल टू सारी गैसेस के मिलाकर प्रेशर के इक्वल है। उसके बाद ये कुछ फार्मूले हैं जिसमें पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का उसका फार्मूला है। तो डाल्टन लॉ जो है इसको हम अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं किसी गैस का पार्शियल प्रेशर, वो इक्वल होता है इंडिविजुअल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उस कंपोनेंट के मोल ओवर टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो आप इससे पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर निकाल सकते हैं, ये फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास
आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन। डाल्टन लॉ ये कहता है कि चूँकि हर गैस का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जब टोटल प्रेशर कम होगा तो पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। इसलिए एट हाई अल्टीट्यूड टोटल प्रेशर कम होता है तो पार्शियल प्रेशर भी कम होता है। इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर एट हाई अल्टीट्यूड कम हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अब कितना कितना है, लंग्स में 116 टॉर होता है ऑक्सीजन का प्रेशर और 159 टॉर होता है नॉर्मल ऑक्सीजन का प्रेशर लोअर एटमॉस्फेयर पे। जब ऊपर जाते हैं तो ये 159 कम होता जाता है क्योंकि टोटल कम हो रहा है। टोटल कम होगा तो वैल्यू उधारी बात है कम आएगी। और दूसरी अहम एप्लीकेशन ये वाली है, आप किसी भी गैस को पानी में से गुजार के जब सेपरेट करते हैं तो उसके साथ वाटर वेपर जुड़ जाते हैं, तो गैस का जो प्रेशर आता है ना वो अकेला गैस का नहीं होता, वाटर वेपर का भी होता है। और ड्राई गैस के लिए हमें इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं ड्राई गैस का प्रेशर, कि ड्राई गैस का प्रेशर इज इक्वल टू मॉइस्चर गैस यानी जो गीली है माइनस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये एक ऊपर लाइन लिखी है कि N2O2 का इन्होंने ज़रा गलत लिखा है, ये बात गलत है कि N2O2 पे अप्लाई हो जाता है क्योंकि आम टेम्परेचर पर N2O2 रिएक्ट नहीं करती। तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि जो वेलोसिटी है ना गैस मालिक्यूल का भागना है वो मोलर मास के और या डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या ये फार्मूला आ जाएगा कि आप R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1 और D2/D1, या ये आ जाता होता है। दोनों इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, यानी गैस मालिक्यूल जितना भारी होगा उसकी स्पीड डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन होता है हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जाना, तो उसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। तो जब तो आर एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन इसको अच्छी तरह देख लें। अब इसमें से एक तो रिलेशन आ जाता होता है कौन सा ठीक है ग्राम्स लॉ का, दूसरा न्यूमेरिकल आ जाता है। न्यूमेरिकल इस फार्मूले से आता है, ये जो दूसरे नंबर पे लिखा है इससे। एक तरफ आपने R1/R2 करना है, M2/M1 अंडर रूट करना है। और तीसरे नंबर पे आता है वो पूछ लेते हैं गैस कौन सी जो है वो तेज़ उसकी स्पीड होगी। तो वो अगर आप कहते हैं हाइड्रोजन की होगी या ऑक्सीजन की होगी तो मोलर मास जिसका कम है उसकी स्पीड ज़्यादा है, ये आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम, ये भी हो गया है आपके पास। और ये डिफ्यूजन एफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन एफ्यूजन में थोड़ा फ़र्क है। एफ्यूजन है 1/1 किसी होल में से गैस मालिक्यूल का निकलना स्पॉन्टेनियसली, उसमें मालिक्यूल आपस में टकराते नहीं हैं और ना उन्होंने कोई मिक्सचर बनाना होता है होमोजीनियस, जस्ट लीकेज है। जबकि डिफ्यूजन है स्पॉन्टेनियसली उनका हायर कंसनट्रेशन लो कंसनट्रेशन जाना और फैल जाना। अगर इधर मालिक्यूल नाइट्रोजन के ज़्यादा हैं इधर ऑक्सीजन के ज़्यादा हैं, थोड़ी देर बाद सारे मिक्स हो जाएंगे, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल में से आपसे पूछा जा सकता है कौन सी डिफ्यूजन है कौन सी डिफ्यूजन है, तो स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगरेंस बेसिकली डिफ्यूजन है। इस तरह लीकेज, टायर का पंक्चर होना फ्यूजन है। यूजेस ऑफ डिफ्यूजन, फ्यूजन में कुछ बातें हैं कि हम जो डिटेक्टिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ मार्श गैस इन माइंस, जो कि मार्श गैस आपकी दलदली जगहों पे ज़्यादा होती है। अगर आप किसी जगह पे माइन की जो है वो डिगिंग वगैरह कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जहाँ से वो गैस निकलनी है वो डिफ्यूजन की वजह से फैलेगी और उसकी स्मेल से हम उसको गैस कर सकते हैं। वैसे गैस की स्मेल होती नहीं है मीथेन की, उसमें थोड़ी मिलाई जाती है H2S गैस, लेकिन स्पेशल डिटेक्टर्स हैं जिनसे गैस को डिटेक्ट किया लिया जाता है क्योंकि वो डिफ्यूज़ हो रही होती है। आइसोटॉप की सेपरेशन है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी की मदद से, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी गैस का मोलर मास। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप अगर नेक्स्ट टॉपिक में देखें तो ये किस किसने दी थी, काइनेटिक थ्योरी बर्नौली ने दी है, इक्वेशन क्लासियस ने डेवलप की और एक्सप्लेन इसको मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने किया अच्छे तरीके से। तो ये चारों साइंटिस्ट के नाम, और उसके बाद इसको माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी कहते हैं, डायनामिक पार्टिकल मॉडल भी कहते हैं। इसी से गैस के बिहेवियर की सही समझ आई। तो इसके मेन फीचर्स हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। तो फीचर्स में से ये क्वेश्चन याद रखिएगा आ जाता है कि कौन सा जो पास्टुलेट है वो चास लॉ के साथ है, वो ये वाला है,
काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, गैस ज़्यादा फैलेगी। तो ये चार्ल्स लॉ वाला है। इस तरह प्रेशर वाला पास्टुलेट बॉयल्स लॉ को करता है। इसी तरह नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, एक्चुअल वॉल्यूम निगलिजिबल, 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आगे जाके फेल हो जाते हैं, वो भी आ जाते होते हैं इसमें। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट है कि नहीं होती, तो जब गैस मालिक्यूल करीब करीब आते हैं तो उनमें डेवलप हो जाती हैं। और दूसरी बात, गैस मालिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं उनकी अवेलेबल स्पेस के मुकाबले में। ये भी जो पॉइंट है वो लो वॉल्यूम पे हाई प्रेशर पे फेल हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट हैं जो कि फॉल्टी हैं। बाकी बॉयल्स लॉ के साथ कौन सा रिलेटेड है, चार्ल्स के साथ कौन सा रिलेटेड है, तो आपको फ़ाइल मिल जाएगी, तो आप उसको रीड कर लीजिएगा कि 4 पॉइंट तो ये हो गए। 5वें नंबर पर नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और 6ठे नंबर पर इसके टाइनी पार्टिकल गैस के होते हैं, उसको हम मालिक्यूल कहते हैं। और मालिक्यूल सारे के सारे एक गैस के एक जैसे होते हैं साइज़ में, मास में, और रैंडम मोशन में होते हैं। तो इस तरह ये इतनी बातों से KMT मुकम्मल हो जाती है। अब असल जी था काइनेटिक गैस इक्वेशन, तो ये है। तो इसमें PV = 1/3, बाज़ बुक्स में mn(c²) भी लिखा जाता है, c² बार। तो अब वेलोसिटी जो होती है वो 2-3 तरीके से लेते हैं हम। मैक्सवेल ने डिफ़ाइन किया था वेलोसिटी कितनी टाइप की होती है, वो आगे आ रही हैं। तो वेलोसिटीज़ और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद ये एक है काइनेटिक एनर्जी एवरेज। तो याद रखिएगा कि जिस चीज़ को हम टेम्परेचर कहते हैं ना, वो असल में मालिक्यूल की मोशन होती है। वो जितनी तेज़ी से मूव करेंगे तो गैस का जो टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। तो अगर एक मालिक्यूल की एनर्जी लें तो ये है kT। अगर हम लें ज़्यादा की एनर्जी, यानी 1 मोल की लें, तो आप n पे डिवाइड छोड़ दें, आप 3/2 RT ले लें। किसी भी गैस के 1 मोल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT है एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जबकि टोटल काइनेटिक एनर्जी में ज़ाहिर बात गैस की अमाउंट भी आ जाती है। अगर आपको कहा जाए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, टेम्परेचर 25 है, तो दोनों की एनर्जी में क्या फ़र्क होगा, बराबर होगी 3/2 RT। और अगर आपको कहा जाए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हालांकि हाइड्रोजन छोटी गैस है लेकिन मोल पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड यानी वेलोसिटीज़। मैक्सवेल ने जो डिस्ट्रीब्यूशन दी थी, मैक्सवेल ने कहा था कि ये ग्राफ है कि आप इधर वेलोसिटी ले लें, c ले लें या v ले लें, इस तरफ आप ले लें तादाद उनकी, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। उसने कहा था ये ग्राफ बनता है ट्रेंड। थोड़ी वेलोसिटी रखने वाले भी बहुत थोड़े मॉलिक्यूल हैं, ज़्यादा रखने वाले भी बहुत थोड़े हैं, और दरमियान में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं जिनकी दरमियानी सी स्पीड है। अब ये तो दरमियाना सा ट्रेंड, एवरेज सा ट्रेंड बयान करने के लिए उसने 3 किस्म की वेलोसिटीज़ को डिफ़ाइन किया। वो कौन कौन सी थी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी है, ये रूट मीन स्क्वायर है, और नीचे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी है। ये 3 किस्म की उसने वेलोसिटीज़ को डिफ़ाइन कर दिया। देखिए ये है और ये असल चीज़ है उनका फार्मूले और उनका कंपैरिजन। तो ये फार्मूले और कंपैरिजन आपने अच्छी तरीके से समझना है। तो मैं बाकी मैक्सवेल की जो अजम्पशन बता चुका हूँ कि बहुत थोड़े मालिक्यूल जिनकी वेलोसिटी कम है और ज़्यादा है। ये ज़रा देखें, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ये वाला है, ये है 8 RT। जहाँ RT लिखा वहाँ PV लिख सकते हैं, क्योंकि PV = n RT, n अगर 1 हो तो हम लिख सकते हैं। तो 8 RT/πm, जबकि रूट मीन स्क्वायर का 3 RT/πm का अंडर रूट, जबकि मोस्ट प्रोबेबल का जो फार्मूला वो ये है 2 RT/m। तो हमें नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर है 3 RT/m। उसके बाद चूँकि 8 RT/m ज़्यादा लग रहा है, हालांकि पाई डिवाइड होता है 3.14, तो ये उससे कम है। ये देखें कंपैरिजन, मोस्ट प्रोबेबल को अल्फ़ा से शो किया गया है, एवरेज को इससे, और रूट मीन स्क्वायर को ये। तो सबसे कम पहले वाली यानी मोस्ट प्रोबेबल, फिर एवरेज, फिर रूट मीन स्क्वायर सबसे ज़्यादा है। तो आप अगर इनका कंपैरिजन करें, तो मैं वैसे सिंपल करता होता हूँ, अगर तीनों को इकट्ठा लिख लें तो एवरेज अगर 0.82 आ रहा है, तो जो एवरेज कहता हूँ मोस्ट प्रोबेबल, और एवरेज 0.92 आ रहा है, तो रूट मीन स्क्वायर 1 आएगा।
तो 1 ना 0.92 अगर आप इसको 1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा उससे, ये इधर लिखा है बल्कि ये 1.128 और तीसरे नंबर पर 1.1, यानी डिपेंड करता है आपने किसको 1 किया है। अगर आपने रूट मीन स्क्वायर को 1 किया है तो फिर ये रेशो है जो मैंने पहले बता दी है, और अगर आपने सबसे छोटी को 1 किया है तो फिर ये रेशो है, तो ये रेशो आ जाती होती है। नेक्स्ट है जी आइडियल एंड रियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस होता है जो कि गैस लॉस को ओबे करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ऐसा मुमकिन नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर जब बदलते हैं तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर मालिक्यूल करीब आ जाते हैं, अट्रैक्शन की वजह से गैसें नॉन आइडियल हो जाती हैं। तो कोई गैस आइडियल नहीं है, हर गैस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर आइडियल बन जाती है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर नॉन आइडियल हो जाती है, यानी ये नॉन आइडियल की कंडीशन है और ये उसकी आइडियल की कंडीशन है। और रियल गैसेस वो हैं जो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर तो सही रहती हैं और लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर चेंज कर लेती हैं अपना बिहेवियर, और सारी गैसें रियल हैं। अब उसके बाद ये डेविएशन ऑफ रियल गैस, ये वाली बात देखें। इसमें आपके पास इस तरफ ले लें PV ओवर nRT ले लें, इस तरफ प्रेशर ले लें, तो ये एक लाइन आएगी Z, ये लाइन की वैल्यू होगी 1। अब इस 1 के साथ साथ जो गैसें रहेंगी ना उनका बिहेवियर आइडियल रहेगा, तो बदकिस्मती कोई भी नहीं रहती। तो हाइड्रोजन और हीलियम ये इनकी लाइन प्रेशर के बढ़ने साथ साथ इनका PV बढ़ता है, जबकि बाकी गैसों का पहले कम होता है PV, उसके बाद बढ़ता है। ये PV असल में क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये बताता है कि प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम आधा रह जाए तो इसका आंसर कांस्टेंट रहेगा, यानी P डबल हुआ ना तो V 1/2 रह गया, तो मल्टीप्लाई होकर PV 1 ही रहेगा। तो लेकिन होता यह जब प्रेशर डबल करें और वॉल्यूम हाफ रहने की बजाय थोड़ा और कम हो जाए, हाफ से भी कम हो जाए, तो फिर ये ग्राफ नीचे आ जाता है। और अगर वॉल्यूम हाफ से कम ना हो, वो बल्कि 1/2 ना रहे, बल्कि वो यानी हाफ की बजाय 0.6 या 0.7 हो, तो फिर गैसें जो हैं वो अपनी आइडियल लाइन से ऊपर उनका ग्राफ रहता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये नेगेटिव है। सारी गैसें पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव शो करती हैं, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम का साइज़ बड़ा छोटा होता है, तो इन ये सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। ये Z की वैल्यू अगर 1 से कम हो, 1 से ज़्यादा हो या 1 हो, उस सूरत में क्या कंडीशन होगी, तो ये मैंने उसके बाद इधर बुक में मेंशन हुई है। अब Z अगर ग्रेटर दैन 1 हो तो PV ग्रेटर दैन होगा RT के, तो पॉजिटिव डेविएशन है, और लो प्रेशर आपको करना पड़ेगा ताकि PV अप्रॉक्सीमेटली RT के इक्वल है, और अगर PV RT से कम होगा तो फिर नेगेटिव डेविएशन है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये भी आप फ़ाइल आपको जो आएगी उसे देख सकते हैं। तो इसमें से जो सवाल आता है वो यही आता है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन की सूरत में Z की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव डेविएशन की सूरत में Z की और PV/RT का रिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की सूरत में, और इनका कंप्रेसिबिलिटी से क्या ताल्लुक़ है। अगर Z ज़्यादा होगा 1 से तब गैस लेस कंप्रेसिबल, अगर कम होगा तो वो मोर कंप्रेसिबल होगी, आप उसको ज़्यादा दबा सकते हैं। तो उसके बाद वांडर वाल इक्वेशन आ जाती है। अगर ये जब असल में ये सिचुएशन पैदा हुई ना जिसमें PV इक्वल टू आना चाहिए RT के, तो ये ग्रेटर दैन या लेस दैन आना शुरू हो गया। इसका मतलब है गैसेस को जब दबाया जाता है हाई प्रेशर पर, लो टेम्परेचर पर, तो वो ये गैस ला मारने से इनकार करते। तो वांडर वाल ने कहा जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर शामिल करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये RT के बराबर आ जाए। तो वो क्या फैक्टर थे? उसने कहा वॉल्यूम आप आइडियल वॉल्यूम इक्वल टू लें टोटल वॉल्यूम वेसल का, इधर जो लिखा है माइनस NB, N फॉर नंबर ऑफ मोल, B माइनस करें। उसने कहा जो पूरी स्पेस होती है वो कम ज़्यादा नहीं होती, उसमें जो गैस के मालिक्यूल भी तो होते हैं ना, उनके में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके दरमियान जो खाली जगह है वो कम ज़्यादा होती है। तो आप पूरी वॉल्यूम ले लेते हैं वेसल का, उसमें से आप कम से कम मालिक्यूल का वॉल्यूम माइनस कर दें तो आपके पास फ्री स्पेस आ जाएगी जो कम ज़्यादा होती है, इसको आप शुमार करें। अब हम B को क्या कहते हैं, वो मालिक्यूल का वॉल्यूम फिक्स है जो कंप्रेस करने पे चेंज नहीं होता,
वो मालिक्यूल का उसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहा जाता है, और वो असल मालिक्यूल के वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा होता है, ये भी याद रखें। तो फिर दूसरी बात वान डेर वाल ने की, उसने कहा आप प्रेशर लेते हैं सिर्फ पी। तो एक्चुअली जब मालिक्यूल करीब आते हैं ना, तो अट्रैक्शन की वजह से वो अपना सही अंदाज में प्रेशर लगा नहीं सकते, तो आपको जो प्रेशर महसूस होता है वो कम होता है। अगर आप वो उसका रिड्यूस हुआ प्रेशर अट्रैक्शन की वजह से वो भी शामिल करें, तो असल उसके अंदर ताकत का तब पता चलेगा। तो ये उसने इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा असल आप पी डैश जो है ना वो भूल जाते हैं। तो पी डैश किसके बराबर है? दो मालिक्यूल जो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन दोनों की कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी डैश। तो कंसनट्रेशन एन ओवर वी होती है। तो ये पी डैश किसके बराबर बन गया? पी डैश एन स्केयर वी स्केयर के बराबर बन गया। और जब आप इक्वेशन इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो ए लगा देते हैं। ए इज़ अ वान डेर वाल कांस्टेंट जो कि अट्रैक्शन को शो करता है। तो उसने कहा ये प्रेशर में करेक्शन करें। ये करेक्शनें करके उसने फिर ये इक्वेशन जो है वो दी है, देखें ये वाला उसने कहा फैक्टर शामिल करें ए ओवर वी स्केयर। यहाँ पर एन की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एन स्केयर हमने नहीं लिखा। तो ये उसने फाइनल इक्वेशन दी। अगर 1 मोल हो तो फिर ये, और अगर नंबर ऑफ मोल का ज़्यादा है या जितना भी हो तो फिर ये, यानी प्रेशर में एन स्केयर ओवर वी स्केयर ऐड करें और वॉल्यूम में से एन भी माइनस करें, तो फिर ये वान डेर वाल इक्वेशन बनेगी। तो ये ए का जो क्या है जो यूनिट और बी का यूनिट क्या है, ये भी बहुत आता है। तो ये ए का यूनिट है और बी, ये बी का नीचे यूनिट है मीटर क्यूब, ये बी का यूनिट है, ये ए का यूनिट है। तो इनको भी यूनिट्स को भी आपने अच्छी तरह करना है। या इस ये वाला भी हम ए का यूनिट ले सकते हैं, यानी डेसीमीटर क्यूब का स्केयर यानी लीटर स्केयर पर मोल और एटीएम। अब ए बी की सिग्निफिकेंस क्या है? ए बी की सिग्निफिकेंस है कि अगर ए बी की वैल्यू बहुत कम हो ना, तो गैसेस जो हैं यानी अट्रैक्शन भी कम हो और साइज़ भी कम हो, तो फिर उनकी डेविएशन नहीं आती। अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो तो फिर डेविएशन आती है। छोटी गैसेस के लिए और नॉन पोलर गैसेस के लिए डेविएशन बहुत कम होती है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम। तो ये इनकी सिग्निफिकेंस है। और ए गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन गैस मालिक्यूल। तो लिक्विफेक्शन यानी डेविएशन करवा कर जितनी अट्रैक्शन यानी ए ज़्यादा होगा, गैस उतनी आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। और ए की वैल्यू जो डिपेंड करती है, मतलब जो उसकी वैल्यू होती है 0.1 से लेकर 0.01 तक, मुख्तलिफ गैसेज से मुख्तलिफ होती है। और बी की वैल्यू भी ये बताया हुआ है कितना डिपेंड करती है, और ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि बी जो है वो 4 गुना ज़्यादा होता है जितना वो पाया जाता है, तो जितना हम उसको सोचते हैं। अब कुछ टेम्परेचर्स हैं, उनके दरमियान फ़र्क आपको पता होनी चाहिए। एक होता है बॉयल्स टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिस पर रियल गैस लास को ओबे करती है, और द टेम्परेचर अबव विच अ रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, कि वो टेम्परेचर जिस पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह हो जाती है, उसके कहते हैं बॉयल्ड टेम्परेचर, उसका फार्मूला है। इसी तरह ये ऑक्सीजन का बॉयल्स टेम्परेचर दिया हुआ है 40 केल्विन, टी बी से इसको शो करते हैं। दूसरी तरफ इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है? इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे नीचे कूलिंग इफेक्ट शो होता है और जिससे ऊपर हीटिंग इफेक्ट शो होता है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर अगर हो ना ज़्यादा, तो फिर नीचे वाला रीजन ज़्यादा होगा तो हर गैस कूलिंग ही शो करेगी। और जिसका इन्वर्जन टेम्परेचर कम होता है, हाइड्रोजन हीलियम का, तो अगर उनको हम जॉल थॉमसन इफेक्ट से गुजारें तो वो कूलिंग प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि वो हीटिंग प्रोड्यूस करती हैं। क्योंकि जॉल थॉमसन इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है कि किसी दबी हुई गैस को जब हम कंप्रेस्ड गैस को अलाउ टू एक्सपैंड, देन कूलिंग इज़ प्रोड्यूस। जब आप गैस जो कंप्रेस्ड है उसको एक्सपैंड करते हैं तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो ये उसका फार्मूला है इन्वर्जन टेम्परेचर का 2A/RB। तो ये इसी में सारे टेम्परेचर होते हैं। तीसरा टेम्परेचर आगे है एक क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका भी साथ ही याद रखें। तो तीनों किस्म के टेम्परेचर, उसका फार्मूला क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो है जिससे नीचे गैस लिक्विफाई हो सकती है, ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब दो टर्म्स हैं, एक है मीन फ्री पाथ और एक है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और एक होता है कोलिजन डायामीटर।
तो तीनों को आप जान लें। कुल मीन फ्री पाथ होता है, गैस मालिक्यूल आपस में टकराते रहते हैं ना, तो जो एक मालिक्यूल बल्कि सारे मालिक्यूल जो टकराए हैं, तो उन्होंने इस टकराव के दौरान जितना डिस्टेंस कवर किया है उसका मीन निकालना है, डेट इज़ कॉल्ड मीन फ्री पाथ। उसको इससे शो करते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल्स बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन जो उसने किए हैं, हर मालिक्यूल ने किए हैं, तो उसका एवरेज आप निकाल लें तो उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में मालिक्यूल आपस में जितना टकराए हैं उनका उनकी तादाद, तो उसका फार्मूला ये है हमारे पास। तो ये भी इसको आप देख सकते हैं अच्छी तरह। उसके बाद